नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, जो कि आपका कह सकते हैं कि भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आईडीडी सेकेंड ईयर के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए ये आपका पेपर नंबर 8 और भैया इसके जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 इनको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं, और अगर देख लिया है तो सभी मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं टीचिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि हमारी क्षेत्रीय भाषा की जो टीचिंग है वो कैसे कराई जाएगी। तो इसके अंतर्गत आपका यूनिट 5.1 है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग रीजनल लैंग्वेज इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की भूमिका और महत्व, और आपका चाहे वो गणित के बारे में पूछे, चाहे वो आपका अंग्रेजी के बारे में पूछे, और चाहे आपका रीजनल लैंग्वेज के बारे में पूछे, क्षेत्रीय भाषा के बारे में पूछे, ये सभी आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी क्या है और हम कैसे समावेशी कक्षा में बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। तो हम कहेंगे भाई क्षेत्रीय भाषा, जिसे हम अक्सर मातृभाषा भी कहते हैं, भाई जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो कहेंगे हम भैया हमारी क्षेत्रीय भाषा है हिंदी। क्या है भैया? हमारी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कोई दूसरी क्षेत्रीय भाषा हो, तो वहाँ पर क्या है, कह सकते हैं एक व्यक्ति की संस्कृति और सामाजिक जो पहचान है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होती है मातृभाषा। दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण का महत्व पर जो भूमिकाएं हैं, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा से ही हम वहाँ की संस्कृति को पहचान सकते हैं, वहाँ की विरासत का संरक्षण कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी राज्य से हो, प्रत्येक राज्य में हमको दूसरी दूसरी भाषाएं अपने यहाँ देखने को मिलती हैं। तो जो क्षेत्रीय भाषा है, आप ब्रज से हो तो ब्रज बोलोगे, मारवाड़ से हो तो मारवाड़ी बोलोगे, लखनऊ से हो तो अवधी बोलोगे। तो जो ये हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषा हैं, ये हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को दर्शाती है, और इन्हें हमें विरासत के रूप में सुरक्षित रखना है। स्थानीय साहित्य और कला, कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, कविताएं होते हैं, लोकगीत होते हैं, लोक कथाएँ होती हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा में होती हैं। प्रत्येक जगह के गीत, वहाँ के लोक नाटक, लोक कह सकते कथाएं और कहानियाँ जो हैं हमारे समाज की क्या होती हैं? धरोहर होती हैं। इन्हें पढ़ने और समझने में व्यक्ति अपनी, जब इनको समझता है और पढ़ता है तो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ जाता है, यानी कि अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ जाता है। इससे क्या होता है कि भैया सामाजिक संपर्क और सामंजस्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। भाई क्षेत्रीय लैंग्वेज में अगर हम बात कर रहे हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं, तो समुदाय के साथ जो गहरा स्तर इसको जोड़ा जा सकता है, और स्थानीय लोगों के साथ संवाद जो है, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में संवाद जो है वो आसानी से हो सकता है। हम बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सामाजिक सामंजस्य भी बनाया जा सकता है। जब लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में संवाद करते हैं तो सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाते हैं, और सामाजिक सामंजस्य है वो बनाया जा सकता है। इसके लिए शैक्षिक और बौद्धिक विकास भी बच्चे का हो सकता है। बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन और बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों हो सकता है, क्योंकि आप सभी को बताया गया है शिक्षा जब भी दी जाए बच्चे को मातृभाषा में दी जाए, और जब मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा उन अवधारणाओं को समझेगा भी
और उसका क्या होगा भैया, संज्ञानात्मक विकास भी होगा, उसकी बुद्धि का विकास भी होगा। बुद्धि की प्रक्रिया जो है काफ़ी तेज और जटिल रहेगी। इसमें आर्थिक और व्यावसायिक अवसर भी देखने को मिलते हैं। जब मान लीजिए हम यहाँ से किसी दूसरी जगह पर गए और हमें वहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता है, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं आती, तो हमें क्या चाहिए होता है, कोई गाइड चाहिए होता है जो उस क्षेत्रीय भाषा को जान सके। इससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, उन्हें व्यवसाय मिलता है, व्यवसायिक संचार होता है। तो ये चीज़ें हमें क्षेत्रीय भाषा के महत्व के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। जितने भी हमारे भाई बहन पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भैया कभी कभी नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर आपके पास लिंक को शेयर कर दिया जाए, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकें। बात करते हैं मानसिक और भावात्मक विकास यानी कि मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है क्षेत्रीय भाषा से। कहेंगे कि व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को मातृभाषा में सहजता से व्यक्त कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो बच्चे का बेहतर होता है। सुरक्षा और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब बच्चा क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान को प्राप्त करता है तो आत्मविश्वास बनता है और सामाजिक अनुभव जो है वो बेहतर होता है। हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण का महत्व अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। यह न केवल संस्कृति सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि शैक्षिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है आपकी रीजनल लैंग्वेज में। कहेंगे 5.2 के अंतर्गत बेसिक कक्षाओं में यानी कि एलिमेंट्री क्लासेस में भाषा पढ़ाने की विधियां और तकनीकें। बात हो रही है लैंग्वेज की, क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के तकनीकें और आपका विधियां। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके परिचय की। कहेंगे भैया बेसिक कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण विद्यार्थियों के समग्र विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है, बल्कि संस्कृति और समाज की पहचान को भी मजबूत करता है। इसके लिए व्याकरण और वाक्य की संरचना, जब बच्चे की वोकेबलरी डेवलप होगी, जब बच्चे की शब्दावली का विकास होगा, तब बच्चा फ्लैश कार्ड, चित्र के माध्यम से बेहतर सीखेगा, उससे अभ्यास बेहतर करा पाएगा। जब बच्चे का वाक्य निर्माण होगा यानी कि सेंटेंस का निर्माण होगा, तब सरल से जटिल वाक्यों का निर्माण कर सकेगा बच्चा। और शुरुआत में पहले छोटे वाक्यों का, फिर जोड़ जोड़ करके उसको कहानी, और धीरे धीरे बड़े वाक्यों का उपयोग करना सीखेगा। इसके बाद में श्रवण और वाचन कौशल यानी कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ की जब बात होगी तो कहेंगे बच्चा कहानियों को सुनाना, लोकगीत सुनाना, कविताएं सुनाना, जिससे कि बच्चे को सुनने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़े। इससे बच्चे का रीडिंग प्रैक्टिस जो है, जैसे अखबार, किताबें और पत्रिकाएं जो हैं, इनको पढ़ाने से अभ्यास होगा और बच्चा एक रिदम में बोलेगा, एक फ्लुएंसी में बोलेगा, प्रवाह में बोलेगा। कहेंगे कि भाई लेखन कौशल अगर बच्चे का विकसित करना है तो भैया इनको हम कॉपी राइटिंग सिखाएंगे, यानी कि भाई जो चीज़ ऊपर लिखी होगी वही चीज़ हम लोग कॉपी में उसको देख देख करके लिखना बताएंगे, ताकि बच्चा नकल करना सीख जाए। जब देख देख करके बच्चा लिखेगा तो बच्चा कॉपी राइटिंग करेगा, नकल करेगा, नकल करके बच्चा अपने हाथ से लिखना सीख जाए। रचनात्मक खेल यानी कि क्रिएटिव राइटिंग भी होगी, जहाँ पर बच्चों की कहानी, निबंध, पत्र आदि के लिए इसको हम प्रेरित करेंगे लिखने के लिए, और बच्चे की कल्पनाशीलता का भी विकास करेंगे। इसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच और संवाद में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को समूह चर्चा, वाद विवाद, बातचीत करना और नाटक और मंचन करना। बच्चे को अगर हम अभिनय कराते हैं तो उसमें क्या होता है, नाटकीकरण कराते हैं तो उसको मंच पर खड़े होने के लिए जो लोग सामने बैठे होते हैं तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और भाषा की पकड़ भी काफ़ी मजबूत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रवण दृश्य माध्यम से, यानी कि वीडियो और ऑडियो के माध्यम से बच्चे को हम वीडियोस दिखा करके, नए नए एनिमेशन दिखा करके, गीत और कहानियां सुना करके, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा बच्चे को हम लोग तकनीकों का उपयोग करके बच्चे को रुचिकर बना करके हम चीज़ों को और भाषा को सिखा सकते हैं। खेल गतिविधियों के द्वारा जब बच्चा खोजे, शब्दों को, पहेलियों को बनाए,
क्रॉसवर्ड का उपयोग करें, गिनतियों को और वर्णमाला का प्रयोग करें, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फोक लिटरेचर की भी बात करते हैं, जहाँ पर उस लैंग्वेज में, उस रीजनल लैंग्वेज में कहानियाँ, लोकगीत, मुहावरे और कविताओं का समावेशन हो शिक्षा में। और साथ ही साथ जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, जैसे क्षेत्रीय त्यौहार, नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और संगीत के माध्यम से भी हम लोग भाषा का विकास कर सकते हैं। इन गतिविधियों को और तकनीकों के द्वारा समावेशी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को, शिक्षण को और रोचक और प्रभावकारी बनाया जा सकता है, जिससे जो है काफ़ी सुखद अनुभव बच्चा करेगा। इसके बाद में बच्चे के हमें अध्ययन कौशल का विकास करना है, बच्चे के हमें संदर्भ कौशल का विकास करना है। जब हम बच्चे के अध्ययन कौशल की बात करेंगे तो अध्ययन कौशल का तात्पर्य उन तकनीकों और विधियों से है जिसका उपयोग छात्र अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए करता है, जिससे छात्रों को सामग्री को बेहतर ढंग से समझना, याद करना और अच्छा प्रदर्शन करना शामिल होता है। इसके लिए क्या किया जाएगा? समय का प्रबंधन किया जाएगा, टाइम का मैनेजमेंट किया जाएगा। पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाना और उसका पालन करना, प्राथमिकता को तय करना और महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर बनाना, नोट्स बनाना, इसके लिए जो भी संक्षेप में बच्चे को लिखना, नोट्स बनाना, और भैया मैपिंग और चार्टिंग के माध्यम से बच्चा सक्रिय रहे, यानी कि एक्टिव लर्निंग करे। बच्चा समय को देखते हुए प्रश्न पूछे और उनका उत्तर ढूंढे, बच्चा नए विचारों को बेहतर करे और भैया क्या बनाए? सारांश को बनाए कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसका आखिरकार हमें क्या देखने को उत्तर मिल रहा है, हमें उससे क्या समझ में आ रहा है। जो भी पाठ उससे पढ़ाया गया है उसके मुख्य बिंदुओं को वो जाने, मुख्य बिंदुओं को समझे कि उसका हमें क्या सारांश देखने को मिल रहा है, क्या आखिरकार वो कह रहा है। और भैया स्मरण शक्ति में भी जो है विकास हो, यानी कि माइंड की मैपिंग, फ्लैश कार्ड, चित्रों का उपयोग, विजुअलाइजेशन, पुनरावृत्ति का उपयोग, ये सारी चीज़ें। और भैया एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी कि परीक्षा की तैयारी, मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना, मॉक टेस्ट को हल करना, बार बार चीज़ों को दोहराना, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। और भैया रेफरेंस कौशल, यानी कि संदर्भ कौशल के अंतर्गत बच्चा पुस्तकालय कौशल का प्रयोग करे, जहाँ पर पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़े और उनमें से चीज़ों को ढूंढे। इंटरनेट की सुविधाएं, अनुसंधान देखने को मिले, ऑनलाइन खोज और जो भी चीज़ें हैं विश्वसनीय वेबसाइटों की पहचान और डाटाबेस के जरिए। इसके बाद में संदर्भ की सूची बनाएं, जो भी संदर्भ हैं इनकी सूची बनाएं, लेख और स्रोतों का उद्धरण करें, मुख्य स्रोत जो भी हों उसके लेखक, प्रकाशक, इसकी सबकी जांच करें और तारीख की भी जांच करें, नोट का प्रबंधन भी करें। हम कह सकते हैं कि भैया अध्ययन कौशल और संदर्भ कौशल दोनों ही छात्रों के शिक्षण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह छात्रों को सामग्री को बेहतर याद रखने और कौशल को सही करने और जानकारी को प्राप्त करने के तरीके के लिए बेहतर माने जाते हैं। अब बात करते हैं टीएलएम की। जब भाषा शिक्षा बच्चे को कराई जाएगी तो टीएलएम का क्या उपयोग होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या उपयोग होगा, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या होगा। हम कहेंगे कि भैया बच्चे को हम लोग क्या कराएंगे, भाषा खेल के द्वारा सिखाएंगे। जब बच्चा भाषा खेल के द्वारा सीखेगा तब वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा, ज़्यादा रुचि होगी उसमें, और बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेकर के चीज़ों को सीखेगा, शब्द खोजेगा और शब्द का निर्माण भी करेगा, छुपे हुए शब्दों को खोजेगा और शब्द का निर्माण करेगा। व्याकरण खेल के अंतर्गत बच्चा वाक्यों का निर्माण करेगा और बच्चा काल का निर्धारण करेगा कि भैया ये जो वाक्य है प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है, और बच्चा वाक्यों का निर्माण करेगा, शब्दों के माध्यम से नए नए वाक्यों का निर्माण करेगा। हम कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जहाँ पर बच्चे को हम दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, चित्रों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। हम श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, गीत और कविताओं की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर बच्चा रुचिकर रूप से कार्य करेगा। प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या होगा भैया, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में बच्चे को हम लोग वीडियो, चित्र और डिजिटल सामग्री बना सकते हैं। बच्चे के लिए ऑनलाइन गेम्स, क्विज का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे के लिए वर्चुअल क्लासरूम का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, गूगल मीट प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। ये सभी तकनीकियाँ बच्चों के लिए टीएलएम और भैया नई नई तकनीकों के माध्यम से हम बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं
और ये चीज़ें आपकी हर जगह पर लागू हो जाएंगी, चाहे आप इंग्लिश पढ़ाओ और चाहे आप मैथ पढ़ाओ, वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपकी लागू होंगी। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं सभी एक बार वीडियो को सभी मित्रों के पास, जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। हमको लगता है कि आप लोग शेयर बहुत कम करते हो भाई। अगर आप लोग ना एक एक लोग भी एक एक बंदे को शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ, तब भी भैया पता क्या है, 1 लाख लोग अपने पास बहुत जल्दी हो जाएं। और यही अपना टारगेट है कि अपना लक्ष्य है कि भैया 1 लाख लोग अपने साथ जुड़ जाएं और 60,000 होने वाले हैं। अब 60,000 लोग अगर एक एक लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओगे, शेयर करोगे, तब भी अपने पास 1,20,000 हो जाएंगे। 20,000 को हटा दो, फिर भी अपने पास 1 लाख तो लोग होने ही चाहिए। तो आप सभी का उत्तरदायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भैया, किसकी बात करते हैं? बात करते हैं बच्चे में अगर ASD बच्चा है, अगर ID बच्चा है और अगर हमारा SLD बच्चा है, सीखने की अक्षमता यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, तो उसके लिए हम कैसे क्षेत्रीय भाषा को सिखाएंगे। तो उन सब के बच्चों के लिए हमने अलग अलग करके लिख रखा है। जैसे हम ASD बच्चे की बात करेंगे, ऑटिज्म बच्चे की बात करेंगे, तो उसको हम लोग फ्लैश कार्ड के माध्यम से सिखा सकते हैं, विजुअल शेड्यूल के माध्यम से सिखा सकते हैं, दैनिक गतिविधियाँ और रूपरेखा। बच्चे को हम लोग सेंसरी सिखा सकते हैं, सेंसरी के माध्यम से, संवेदनशीलता के माध्यम से। बच्चे को हम लोग शिक्षण वातावरण के माध्यम से बच्चे को मुक्त और शांत बना सकते हैं, सामाजिक कहानियों के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, जहाँ पर सामाजिक स्थितियों और भाषा का उपयोग करके बच्चे को सिखाना, बच्चे को वास्तविक जीवन और स्थितियों और नाटकीकरण के रूप से सिखाना। जब बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे की, तो कहेंगे भैया ये बच्चे जो होते हैं इनको हम इन सभी मनोरंजन के कार्यों के माध्यम से सिखा सकते हैं। दृश्य, श्रव्य और स्पर्श के माध्यम से, फ्लैश कार्ड, ऑडियो और सामग्रियों का स्पर्श करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चों की ध्यान और स्मृति में क्या होगा, सुधार करके भी बच्चे को सिखा सकते हैं। अभ्यास और पुनरावृत्ति बार बार करवाएंगे, जितना हम रिपीटेशन करवाएंगे उतना बच्चा सीखेगा। तकनीकी की सहायता का भी उपयोग करके हम लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया को भी हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच के माध्यम से कम कर सकते हैं। ऐसे अगर बौद्धिक अक्षम बच्चे की बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे की बात करें, तो भैया इनको हम सरल वाक्यों का उपयोग करके, सरल से सरल टास्क एनालिसिस करके हम लोग कह सकते हैं, कार्य विश्लेषण करके, और धीरे धीरे हम लोग इनको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए भैया इनको पुरस्कार भी देंगे, प्रशंसा भी करेंगे, सकारात्मक प्रक्रिया भी लागू करेंगे, और भैया इनके लिए सहायक वातावरण भी बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इनके व्यक्तिगत, इनके लिए हम लोग IP बना करके उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग शामिल कर सकते हैं, और इस माध्यम से क्या होगा कि बच्चा दृष्टिकोणों और तकनीकों के माध्यम से बच्चा बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दी गई। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट आपका जो पेपर रहेगा वो थेरेपी का रहेगा। थेरेपी का पेपर आपको रिवाइज करवाया जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, वो चीज़ें आपकी बता दी जाएंगी, आपको जो क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर।